नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मिथिलेश पांडे जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही अहम मसले पर हम बात करने जा रहे हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं संजय श्रीनेत, उनका क्या होगा। क्या ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जो धांधली होती है पेपर में, जो पेपर लीक होता है, जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होता है और साथ साथ में जो परीक्षाएं स्थगित होती हैं एक के बाद एक, जिसके ऊपर का मतलब जिसके टेन्योर में ये सारी घटनाएं सामने आ चुकी हों और एक नहीं कई बार ये सब हो चुका हो। तो अब जबकि छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, आंदोलनकारी छात्र जो लगातार आंदोलन कर रहे थे वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हुए हैं, तो ये सवाल सर उठा रहा है कि आखिरकार संजय श्रीनेत अब क्या कानून का जो लेंस है, जो कानून का आईना है, क्या वो आईना संजय श्रीनेत के सामने रखा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिथिलेश पांडे। और मिथिलेश पांडे का मैं एक खास परिचय आपको और देना चाहूंगा कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी रहे हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। कई महत्वपूर्ण मामलों में कई अहम फैसले ले चुके हैं। कितनी बार पब्लिक के कॉज के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए हैं और वहां पर अपीयर होकर के जनहित के कई सारे फैसले भी ले चुके हैं। मिथिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है और मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप तो पूरे घटनाक्रम से वाकिफ हैं। ये जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनियत हैं, आपको क्या लगता है कानून क्या कहता है मिथिलेश जी? जिस पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपी की बात कर रहा हूं, जहां पेपर लीक होता है, जहां पीसीएस जे के एग्जाम में बाकायदा आयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जाके स्वीकारता है कि हाँ धांधली हुई है, जहां पर एग्जाम बार बार पोस्टपोन करने पड़ते हैं, आखिर कानूनी स्थिति क्या है? संजय श्रीनेत का कानून की नजर में क्या क्या उपाय हैं जो संजय श्रीनेत जैसे चेयरमैन के विरुद्ध लिए जा सकते हैं? क्योंकि ये एक नहीं मिथिलेश जी, ये लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के लिए बहुत बधाई देता हूं। और इसका नाम ही बहुत आकर्षक है, टॉप सीक्रेट। और यूपी पीसीएस में जो भी बेईमानी या करप्शन हो रहा है, उसके सिक्रेसी को आप उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे काफी दिनों से मैं आपको देखता रहा हूं, एबीपी न्यूज पे, इंडिया टीवी पे। और आपकी साहसिक पत्रकारिता के लिए आप जाने जाते हैं। और इसी के क्रम में जो आज आपने मुद्दा उठाया है, यूपी पीसीएस के जो चेयरमैन है श्रीनेत्र जी, उनके कारनामों के बारे में। कारनामा मैं इससे कहूंगा कि वो सीरीज ऑफ ऑफेंस है। एक तो गलती होती है, गलती किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या एग्जाम कंडक्ट करने वाले किसी भी अफसर से गलती हो सकती है और वो क्षमा हो जाता है, गलतियों को माफ किया जाता है। बल लेकिन ये जो श्रीनेत्र जी हैं, ये गलती नहीं कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं। और गुनाह के लिए किसी क्षमा का प्रावधान नहीं है। गलती होती तो एक बार क्षम्य था। मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने लॉ करने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इस मोमेंट पे जो मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं, सारे प्रावधान हैं, इतने सारे, एक नया ऑर्डिनेंस अभी यूपी सरकार ने भी लाया है जिसमें 1 करोड़ तक का फाइन, बट वो ऑर्डिनेंस के ही शेप में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ऑर्डिनेंस को अभी तक बिल के रूप में, एक्ट के रूप में परिवर्तन नहीं किया है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अंडर करप्शन एक्ट में 2024 में ये प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा गलती करता है तो हमारे जो छात्र भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे जो भी साथी हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि मेडिकल संस्थान में भी धांधली हुआ था, पेपर लीक हुए थे, सिविल जज के परीक्षा में पेपर लीक हुए थे, पीसीएस में पेपर लीक हुए थे। 2022 में इसको माना भी पीसीएस ने, चेयरमैन ने। तो ये बार बार गलती जब होती है तो उसको गुनाह कहते हैं। और गुनाह के लिए छात्र आंदोलन के माध्यम से सड़कों पे अपना समय जाया न करके, कानून में इनके ऊपर प्रावधान है, अगर वो केस करते हैं, मैं निशुल्क उनको सेवाएं दूंगा। और हर आदमी निशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार होगा छात्रों के लिए, अगर वो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड फेयर मीन्स
में अपना विचार रखते हैं, अपना केस दायर करते हैं, तो ये कॉग्निबल ऑफेंस है, ये गैर जमानती है। इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय जो योगी सरकार ने जिन भाई साहब को बनाया है, ठाकुर साहब को, उनको जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉन कम्युटेबल है और नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। जो भी एक्ट लाया गया उसमें सेक्शन 9 में देखेंगे आप, तो इसमें सजा 3 साल से 5 साल तक है। छोटे एक गलती के लिए 10 लाख है, लेकिन बार बार जब क्राइम हो रहा है, तो अभिषेक जी मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेडिकल एग्जाम, सिविल जजेस का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, आरओ का एग्जाम, एआरओ का एग्जाम, ये बार बार जब गलती होती है तो इट मीन्स कि इसका कोई हिडन एजेंडा है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मुझे एक बात बताइए मिथिलेश जी, जैसे मुझे ही आपसे मेरा ऑर्गेनाइज्ड आपसे यहाँ पर सवाल ये है कि मुझे एक बात बताइए कि जिम्मेदारी बनती है कि नहीं चेयरमैन की, क्योंकि अभी तक एक नहीं बल्कि अनेक घटनाएं हो चुकी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी में। दूसरे भी यूपी में दूसरी परीक्षाएं भी लीक हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा नहीं कि सारी लीकेज पब्लिक सर्विस कमीशन में ही हो रही है। दूसरी भी परीक्षाएं, एक नहीं बल्कि कई परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं। तो मुझे ये बताइए कि चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है अगर इस तरह से लीक हो रहा है, अगर आपको हाई कोर्ट में जा करके ये मानना पड़ रहा है कि हाँ ये धांधली हुई है, आंसर शीट बदली गई है, तो क्या चेयरमैन जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है कानूनी तौर पर, मिथिलेश जी? वो जो हाई कोर्ट में माना उन्होंने गलती, जिसमें 50 अभ्यर्थियों के साथ जो गलती का मामला आया है, उन्होंने बहुत ही क्लेवरली ड्राफ्ट है वो, जो उनका गुनाहों का जो एडमिशन है वो बहुत ही चालाकी से ड्राफ्ट किया गया। उन्होंने उसमें ये कहा है कि कोड को डिकोड करने में गलती हुई है, जिसमें 50 छात्रों पे प्रभाव पड़ा है। गलती मानते हुए उसने उसको एक सतह देने का, एक सतही तौर पर उसको ढकने का प्रयास किया है। अगर ऐसा नहीं किए होते तो हाईकोर्ट में कॉग्निजेंस लेके उनको अब तक पनिशमेंट दे दिया होता, नंबर 1। नंबर 2, कि किसी भी संस्थान में गड़बड़ी होने पर उसका जो कमांडिंग पोजीशन में जो आदमी रहता है वही जिम्मेदार होता है। तो चेयरमैन इज इन द कमांडिंग पोजीशन, सारा कुछ उनके अधिकारों में है, तो गुनाहगार तो चेयरमैन ही है। और इसमें मैं गलती कहने से परहेज करूंगा, रोकूंगा अपने आप को कि गलती नहीं है, बार बार किया हुआ गलती गुनाह है। ये एक एजेंडा है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सोची समझी साजिश है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के में जो अभी उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो अभी 2024 में जो बिल आया है, इसके पहले 98 में एक बिल था यूपी में, जो 98 का बिल था और 2024 का बिल है, दोनों में कहा गया है कि अगर बार बार, जैसे कि आपने बोला कि हाई स्कूल में पेपर लीक हुआ, इंटर में हो गया, पॉलिटेक्निक में हुआ और कई जगह हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है और 10 साल की जेल है। ये नॉन कंपाउंडेबल है। हमारे जो छात्र भाई हैं वो उत्साह में या भावुक होकर वो अपनी एनर्जी जो उन्होंने सड़कों पर जाया किया, और सरकार को तो बात मानना ही था, क्योंकि वो जो नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो स्कीम आया, नॉर्मलाइजेशन है क्या? सरकार ये बता रही नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कि हम एक साथ सारा परीक्षा कराने में असमर्थ है। इसके लिए जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं वो टोटल जो नंबर ऑफ अभ्यर्थी है वो, उनको दोनों को गुणा करके फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करते एक फार्मूला दिया गया। इस फार्मूले में क्या हुआ कि जो प्रीलिम्स में जो अच्छे छात्र हैं वो मेंस में आने से वो नहीं आ पाते हैं। ये इशू था विद्रोह करने का। तो बिल्कुल। कुल मिला के आपके सवालों का उत्तर ये है कि ये यूपीएससी के चेयरमैन ही इसके लिए जिम्मेदार है, और कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार देखिए बिल्कुल मिथिलेश जी, नहीं आप है। बहुत ही खुलकर के ये बात कह रहे हैं कि जिम्मेदारी यूपीएससी के चेयरमैन की है। आपने अभी नॉर्मलाइजेशन की बात की, आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और आपको अच्छी तरह याद होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्केलिंग के खिलाफ अच्छा खासा आंदोलन हुआ था। मुझे लगता है कि वो दौर आपको अच्छी तरह से ध्यान में होगा जब सड़कों पर युवा निकलते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और स्केलिंग के खिलाफ आंदोलन होता था। तो जब स्केलिंग के खिलाफ ये सारा आंदोलन उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो चुका है, और आपने एक बात और कही कि आखिरकार सरकार को झुकना ही था, छात्रों की बात माननी ही थी, तो ये भी सारा कुछ इतना कुछ लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद भी आयोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? ये सबके जहन में ये सवाल है, आपको क्या लगता है? कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहा हूँ, वहाँ का मिट्टी पानी और इलाहाबाद के स्वभाव को और इलाहाबाद के मिजाज को मैं समझता हूँ। इलाहाबाद के मिजाज को हमारे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी या सीनियर जी नहीं समझ पाए, क्योंकि वहाँ के छात्र के रगों में, दिमाग में आंदोलन रहता है, और जो युवा रहता है, जो उत्साह रहता है उनका, उसी उत्साह के
बस में वो रात भर तैयारी करते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, चाय पीते हैं। तो अपने जिस कोई आजमगढ़ से, बलिया से, देवरिया से, विभिन्न जिलों से आते हैं एक सफलता पाने के लिए, अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करने के लिए। वर्तमान सरकार को, चेयरमैन को ये लगा कि ये बहुत दिन तक सड़कों पे नहीं टूट रह पाएंगे। और इसी बीच में एक गलती उन्होंने ये किया कि आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। कुछ पुलिस मित्रों को लाके और शादी वर्दी में लाके इसको लगा कि मामला ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो सिर्फ ये मीडिया तक ये ना बात पहुंचे, आप जैसे अभिषेक उपाध्याय जैसे पत्रकार इसको ज्यादा हाईलाइट ना करें। इसे सरकार तुरंत झुक गई और बातों को मान ली। अन्यथा इनका खामियाजा इनको बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ता, उस चीज से बचने के लिए। और ये श्रीनेत जी जेल न चले जाए, जब बात ज्यादा उठेगी तो दूर तक जाएगी, श्रीनेत जी को जेल बचाने में के क्या लिए बात क्या मान ली जेल गई। जाने की, मिथिलेश नहीं जी तो आपने छात्र बड़ी बात हमारे कही, ख्याल से मुझे बात हाईकोर्ट से समझाइए जरा, इसको पूछताछ। एक्सप्लेन कीजिए। क्या जेल जाने की भी नौबत आ सकती है? जो इस समय स्थितियां हैं यूपी लोक सेवा आयोग में, क्या चेयरमैन के जेल जाने की भी नौबत आ सकती है? आप पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 का पढ़िए, या यूपी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और ये सर्विस मींस का 1998 का एक्ट पढ़िए। उनमें सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि 3 से 5 साल तो उनको जेल है जो इसमें शामिल है, और जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, जिसके लापरवाही से इनके छात्रों का भविष्य अधर में पड़ा है, उनके लिए 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, अप टू 10 ईयर्स मैक्सिमम। बाकी लोगों के लिए तो 3 से 5 लाख का फाइन है, लेकिन जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए 10 साल तक का सजा का प्रावधान है। ये एक्ट में सरकार ने ही लिखा है। अब उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। प्रशासन किसके हाथ में है? वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथ है। वर्तमान मुख्यमंत्री को जब इस बात का महसूस हुआ कि अब छात्र सड़कों पे, जब मैं अपना बल प्रयोग करूंगा पुलिस का, छात्र कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाते ही ये अध्यक्ष जी चले जाते हैं। उनको आप ये बचाना भी कह रहे हैं कि जरूरी अगर ये था, मामला और कोर्ट छात्रों की में बात को जाता मानना भी तो जरूरी था। अध्यक्ष जी के लिए अपनी कुर्सी पर बने रहना मुश्किल होता, इतना स्ट्रांग केस है उनके खिलाफ। हाँ, स्ट्रॉन्ग केस जो फैक्ट्स बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी ने ही बनाया है। क्योंकि जो उन्होंने ये नॉर्मलाइजेशन का भी जो लाया है, उसमें H2 है, हाई एवरेज ऑफ रॉ स्कोर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रॉ स्कोर एक कैंडिडेट का कितना है, सिंपल एवरेज क्या है, शिफ्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। जो उसने फॉर्मूला दिया है, मतलब कि जो नॉर्मलाइज इच कैंडिडेट का जो फॉर्मूला दिया है, XN और S2/S1, इसमें जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन छात्रों ने आसान पेपर दिया है उनका तो हो रहा है, और जो हार्ड पेपर दिए हैं ज्यादा मार्क्स आने के बावजूद नहीं हो रहा है। उनको ये लगा कि ये फॉर्मूला छात्र समझ नहीं पाएंगे, फॉर्मूले की तो गड़बड़ी है ही। और इनका लॉजिक कोड समझ नहीं पाता कि महाकुंभ में जब इतने सारे लोगों का इंतजाम सरकार करने का दावा कर रही है, तो एक साथ परीक्षा कंडक्ट कराने से सरकार क्यों भाग रही है? सरकार को ये लगता है, सरकार को खुद ही पता है कि पेपर लीक हो जाएगा। उसको हम्म। पता है कि अगर 2 दिन 3 दिन में एग्जाम नहीं करेंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, और लीक इन्हीं के लोग करेंगे। तो ये इन आपने सब बड़ी चीजों से बात बचने के कही, लिए वो आप ये अध्यक्ष कह रहे हैं लेवल की जो मिथिलेश जी, एग्जाम है वो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पता है कि अगर एग्जाम एक दिन में करवाए तो पेपर लीक हो जाएगा, यानी कि ये एक डर है, सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है, आप परीक्षा को कंडक्ट करा पा सकने में अक्षम हैं, इसलिए आप इतिहास बदल रहे हैं। चूंकि आपको भी ध्यान होगा मिथिलेश जी, पीसीएस का एग्जाम कभी भी 2 दिनों में, एक से अधिक पालियों में नहीं हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं करा सकते हैं एक दिन में, और पेपर लीक होना तय है, इस डर से ये करा रहे हैं 2 दिन में, ये इनका विचार था। इनका बयान है। हर पेपर में यूपी सरकार के जो बड़े मठाधीश हैं, मठाधीश मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि आजकल सब लोग यूपी सरकार के आला अफसरों को और मंत्रियों को मठाधीशी कर रहे हैं, और आप तो उनको इलाहाबाद पता से है कि पढ़े इनका हुए हैं, इसलिए स्टेटमेंट इसमें इलाहाबाद में भी नकार है। मठाधीश शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। मिथिलेश जी, इलाहाबाद की आपको याद आ रही होगी मठाधीश का इस्तेमाल जो जी। आपने किया होगा तो। अब मैं इलाहाबाद का होने के नाते मैं छात्रों को ये आह्वान करता हूँ कि जितना ऊर्जा एनर्जी उन्होंने सड़कों पे लगाया, हम्म। उतना एनर्जी अगर वो कानून का दरवाजा खटखटाने में लगाते तो इनको मिल गया होता। हम्म। लेकिन योगी मैं सर किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन यूपी पीसीएस के अध्यक्ष को ये भी मालूम था कि हम्म। सिर्फ वही नहीं शामिल है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो पेपर छापते हैं, जो हम्म। एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिनको करोड़ों करोड़ों का ठेका लिया हुआ है, उनके लिए और बड़े सजे का प्रावधान है। क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 10 में कि सर्विस प्रोवाइडर शुड बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 1 करोड़।
तो जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है जिनको टेंडर दिया गया है एग्जाम कंडक्ट कराने का, पेपर छापने का, पेपर जांचने का, कोड करने का, डिकोड करने का, वो सारे इस घेरे में आते हैं। उनको ही बचाना था। उपचुनाव भी है, फिर चुनाव भी है, पैसे का भी है, उनसे चंदा भी लेना है, डोनेशन भी लेना है, सब कुछ करना है। तो अगर एक हमारे श्री नरेश जी को दाव पे लगाना होता, सरकार लगा दी होती। लेकिन अध्यक्ष के साथ इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। ये एक सर्विस बहुत बड़ा रैकेट प्रोवाइडर है। भी आप ये कोर्ट में कह रहे जाने हैं पे फिर कि ये कोर्ट हर खेल चीज बड़ा है। मिथिलेश जी, खेल बड़ा है, इसके खिलाड़ी और किरदार कई हैं, एक नहीं है। बिल्कुल, कानून में तो यही प्रावधान है। जैसे ही हम जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चेयरमैन के खिलाफ हम कोई आवाज उठाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनसे पूछा जाएगा कि ये सर्विस कौन प्रोवाइड करा था, पेपर कहाँ छपे हैं, फिर उनका नाम आएगा। और वो लोग तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनका फिर तो दबाव आप था कि कह आप रहे हैं बात मान धागे, फिर तो लीजिए। धागे खुल जाएंगे, फिर तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ जाएंगी। एक बात मिथिलेश जी और बताइए, आखिरी में एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतना 4 दिन आंदोलन चला और छात्रों ने इतना संघर्ष किया, चेयरमैन एक बार भी निकल करके आए नहीं छात्रों से बात करने के लिए, फेस नहीं कर पा रहे हैं छात्रों को। ये क्या वजह लगती है आपको? डीएम आ रहे हैं, कमिश्नर आ रहे हैं बात करने के लिए, जो इम्पावर्ड नहीं इस मामले में फैसला लेने के लिए, और जो इम्पावर्ड है वो बात ही नहीं कर रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है। किसी भी जब ऐसा ऑफेंस होता है तो ऑफेंडर जो होता है, छोटे मोटे लोग तो सामने आ जाते हैं। लेकिन जो कमांडिंग पोजीशन में होता है, जो मुखिया होता है अपराध का, जो गैंग चलाता है, जो सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, उसको बचाना है। अगर उसके मुंह से कुछ निकल गया सफाई में या डिफेंस में, वो एक कड़ी बन जाएगी। और डिफेंस कोई था नहीं, तो इसलिए ऐसे लोगों को सामने लोग नहीं लाते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी तो ये सारी चीजें आरोप हैं, अभी संजय शिनेत पे जो भी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ आरोप हैं, उनके ऊपर चीजें अभी प्रूव नहीं हुई हैं, आरोप हैं, लेकिन फैक्ट जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। मिथिलेश जी। ये संजय श्री नेत को पता है कि ये आरोप नहीं है, ये आरोप सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा अगर आप उनको ये पता कह रहे हैं, होता अच्छा कि कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा आप ये कह अगर रहे हैं। हाँ, तभी सरकार झुकने के लिए दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और उनको पता है कि छात्र सारे गरीब छात्र हैं, ये सड़कों पे कब तक टिकेंगे, एक दिन दो दिन। लेकिन जब आंदोलन 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, और फिर मीडिया, अभी सरकार क्या है, मीडिया के ऊपर क्या है कि सरकार को पता है कि आज तक में आएगा कि नहीं आएगा, एबीपी न्यूज का आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यूट्यूब जो चैनल है वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है। और मैं कई लोगों का चैनल देखा यूट्यूब पर या सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, एक्स पे, आपका ही मैं दिखा दूंगा, वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है। आप लोग कंट्रोल करना मुश्किल है। तो आप देखिए, कोई गाड़ी में कार चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो मैं बैठ के आपका चैनल देख रहा हूँ। वहां लोग बैठ के एपी न्यूज, आज तक वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को कंट्रोल से बाहर न चले जाए, मामला एक गरीब छात्र तक न पहुंच जाए। हॉस्टल में हर घर में टीवी नहीं है। जो जेएनयू में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, घरों में टीवी होता है, लेकिन हर छात्र के पास टीवी नहीं है, लेकिन मोबाइल है। ये मोबाइल के मैसेज से देहात के छात्रों को ये मैसेज जा रहा था। बलिया, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, अम्बेडकर नगर, हर जगह छात्र मोबाइल पे देख रहे थे। ये मोबाइल पे जो देख रहे थे आपका चैनल टॉप सीक्रेट और आप जैसे चैनल, तो उसे सरकार को बड़ी चिंता हो रही थी। और श्रीनेत का नाम लोग जाने ना, इसके पर्दे के पीछे खेल क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कौन छात्र जानता है, हुई द सर्विस प्रोवाइडर? हमारे ख्याल से 1-2% ही लोग जानते हो कि पेपर छप कहाँ रहा है, एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, ठेका मिला किसे, किसी। अब अगर आप इसको नहीं मानते तो ये नाम लोग जान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश जी, आपने जो बातें कही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम ये बात क्लियर कर रहे हैं कि संजय श्रीनेत आरोपों के दायरे में हैं, लेकिन जो मिथिलेश जी कह रहे हैं कि कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वहां पर ये आरोप साबित हो सकते हैं, फैक्ट इतने ज्यादा उनके खिलाफ हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस मामले का जो सच है वो सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उनके माँ बाप की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। टॉप सीक्रेट से जुड़ने के लिए मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कवरेज लगातार जारी रहेगी, हर पहलू से जुड़ा हुआ हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारी इलाहाबाद भी। विश्वविद्यालय की छात्रों का आवाज बुलंद करने के लिए आपका भी धन्यवाद। और इलाहाबाद के तमाम छात्रों से गुजारिश है कि जब भी उन्हें कोई दिक्कत हो, सर्वोच्च न्यायालय उनके लिए खुला हुआ है। हमारी सेवाएं हमारे छोटे भाइयों के लिए हमेशा ये मौजूद भी है। मिथिलेश जी धन्यवाद। बात कह रहे हैं कि ऐसे किसी मुद्दे पर
वो मदद करने को तैयार हैं, ये बात भी वो ऑफर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। इस बात को आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये कवरेज लगातार जारी रहेगा।